इस होमगार्ड भर्ती परीक्षा का डेट भी आ चुका है। 25 अप्रैल से आपकी परीक्षाएं भी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इतने कम समय में हम लोगों को अधिक से अधिक तैयारी करना है। तो हमारे और आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि अधिक से अधिक हम सबको प्रैक्टिस सेट करना चाहिए। इससे पहले भी हमने पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आया, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने देखे, बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब भी किए, लाइक भी किए। तो इसी वजह से मैंने दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आया है। और ये प्रैक्टिस सेट दूसरा है ना, तो ये पूरी तरीके से ये घटना चक्र के सारे प्रश्न हैं और इसमें 50 प्रश्न हम लोग करने वाले हैं और एक स्लाइड में अधिक से अधिक प्रश्न होंगे। हम लोगों को कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न चाहिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करना है। तो इस वजह से हम लोगों को इस पर फोकस करना है और सारे घटना चक्र के प्रश्न हैं साथियों। तो कम समय में हम लोग अधिक से अधिक कंटेंट देने का प्रयास करेंगे और कंटेंट जो होगा कि जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पहला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है, बताइए। जीएसटी का एक प्रकार नहीं है, पहला प्रश्न। ऑप्शन है ए एसजीएसटी, ऑप्शन है बी क्यूजीएसटी, ऑप्शन सी है सीजीएसटी, ऑप्शन डी है आईजीएसटी। इसमें कौन सा एक जीएसटी का प्रकार नहीं है? पहले तो आपको समझना होगा कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, इंग्लिश में आपका फुल फॉर्म, हिंदी में होता है वस्तु एवं सेवा कर, इसको बोलते हैं। यह केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया है और उसके बाद साथ ही साथ यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी अप्रत्यक्ष कर है। और इसके 4 प्रकार होते हैं, कौन कौन? एक एसजीएसटी मतलब स्टेट द्वारा, एक सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लागू किया जाता है, और एक आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जिसे एकीकृत जीएसटी जिसको बोलते हैं, और उसके बाद एक यूटी जीएसटी होता है यानी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश द्वारा। यानी जीएसटी के 4 प्रकार कौन कौन से? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और उसके बाद यूटी जीएसटी। यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। जीएसटी को कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। अधिनियम कब आया? 2016 में आया, लेकिन लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को। एक अप्रत्यक्ष कर है और 101वां संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या किया गया? लागू किया गया। यहाँ से ये प्रश्न बनता है। दूसरा बात, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके लिए घोषित किया जाता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस कई बार प्रश्न पूछा जाता है। रबी, खरीफ और जो जायद व्यावसायिक फसलें हैं उन पर यह लागू किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जाता है। लेकिन ऑप्शन ए है केवल आयातित वस्तुओं के लिए, ऑप्शन बी है किसानों की फसल के लिए, ऑप्शन सी है औद्योगिक उत्पादों के लिए, ऑप्शन डी है शेयर बाजारों के लिए। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो लागू किया जाता है ऑप्शन साथी ऑप्शन बी, किसानों की फसल के लिए, और यह केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जाता है। लेकिन सिफारिश कौन करता है? तो कृषि मूल्य लागत आयोग, कई बार पूछा गया है। कृषि मूल्य लागत आयोग की स्थापना 1965 और 66 में होती है और यही क्या करता है? सिफारिश करता है। तो कई बार तो कृषि मूल्य लागत आयोग भी प्रश्न पूछ दिया है। और ये 23 फसलों पर क्या किया गया है? लागू किया जाता है, जिसमें रबी और खरीफ और जायद की फसलों पर लागू किया जाता है साथियों। दूसरी बात यहाँ देखिए, नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय विकास रणनीतियों को तैयार करना, ऑप्शन बी है भारत के रक्षा बलों का प्रबंधन करना, ऑप्शन सी है भारत के केंद्रीय बैंकों का प्रबंधन करना, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय चुनावों की देख रेख करना। तो नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास रणनीतियों को क्या करना? तैयार करना। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? तो 1 जनवरी 2015 को। कब हुई है? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और नीति आयोग किसका जगह लिया? योजना आयोग का। किसका? योजना आयोग का। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को स्थापना हुआ। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए 2014 में, तो योजना आयोग को क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया, हटा दिया गया। उसकी जगह पर क्या आ गया? नीति आयोग गया। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, जो भी वर्तमान का प्रधानमंत्री होंगे, वही आपका क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। आप लोग बताएंगे कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष और नीति आयोग के सीईओ कौन है? ये आप जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक। अगला प्रश्न है चौथा, कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम, भाई मोहिनी अट्टम जो नृत्य है किस राज्य का है? यही आपको बताना है। तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। जरूर कमेंट आप करके बताएंगे कि मोहिनी अट्टम कहाँ की है नृत्य है। तो कहाँ की है? केरल की। मोहिनी अट्टम केरल। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, यक्षगान कैगा कर्नाटक का है, ठीक। भरतनाट्यम तमिलनाडु के हैं। तो ये आपको याद करते चलना है। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मेलानोमा यानी त्वचा कैंसर का एक प्रकार का कारण है? एलर्जन ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है ओजोन का अवक्षय, ऑप्शन सी है प्रदूषण, ऑप्शन डी है अम्ल का वर्षा। यानी आप जानते हैं ना, जैसे आपने ओजोन लेयर के बारे में सुने होंगे जो कि समताप मंडल में स्थित हैं और
वह अगर क्या करती हैं, जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं जो ऊपर से, वो आने से क्या करती है, रोकती है। अगर उसी में अगर छिद्र हो जाएगा तो आने वाले समय में वो अल्ट्रावायलेट किरणें जब धरातल पर आएंगी तो मनुष्य के जब शरीर पे पड़ेंगी तो क्या हो जाएगा, त्वचा कैंसर का डर रहेगा। तो इस वजह से इसमें क्या है, ओजोन का अवक्षय ही प्रमुख कारण है त्वचा कैंसर का। ठीक। ऑप्शन क्वेश्चन 6 है, निम्न में से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। कई बार प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए है कोहिनी हड्डी का जोड़, ऑप्शन बी है दांतों का इनामल दंत वल्क, ऑप्शन सी है घुटना फलक, ऑप्शन डी है पैरों के अंगूठे के नाखून। तो इसमें सबसे कठोर पदार्थ कौन है बताइए, कई बार पूछा गया। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी दांतों का इनामल आपका सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है। सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है, यानी वह नेचुरल मिलता हो, प्राकृतिक मिलता हो, मानव निर्मित नहीं हो और रासायनिक पदार्थों से निर्मित नहीं हो। तो अब ध्यान दीजिएगा, रेयान, नायलॉन, ऑप्शन बी है पॉलिस्टर, ऑप्शन डी है कपास। इसमें कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है, तो जो प्रकृति प्रदत्त होता है वही नहीं है, यानी कपास ही आपका इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। बाकी यह मानव अपने से या क्या करता है, रासायनिक पदार्थों से इसको निर्मित करता है, यानी रेयान, नायलॉन और पॉलिस्टर। इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नहीं पूछा है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन 8 है, किस देश को उगते हुए सूरज का भूमि कहा जाता है बताइए। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया। उगते हुए सूरज की भूमि किसे कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। तो इससे एक और प्रश्न समझ लिए, डूबते हुए सूरज के भूमि को देश किसे कहा जाता है, ब्रिटेन को कहा जाता है। और मध्य रात्रि का देश किसे कहा जाता है, आपका नॉर्वे को कहा जाता है। ठीक है, तो यहां से 3 प्रश्न आपको बन सकते हैं। 9, फसलों के चक्रीकरण का क्या अर्थ है भाई। ऑप्शन ए है उत्पादकता बढ़ाने के लिए 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाई जाती है। ऑप्शन बी है केवल एक फसल उगाई जाती है। ऑप्शन सी है मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलों को उगाना। ऑप्शन डी है कुछ फसलों को बार बार उगाई जाती है। बताइए फसल चक्र क्या होता है, यानी मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए, फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, भूमि पर क्रमिक फसल को क्या करते हैं, उगाते हैं, यानी फसलों का चेंज करते रहते हैं। आज अगर गेहूं बोए तो कल अरहर बो दीजिए, कभी मटर बो दीजिए, तो फसलों को क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। हम लोग 9 प्रश्न देख लिए। उसके बाद यहां देखिए 10वां प्रश्न देखिए, 17 बक्सर की लड़ाई। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो ये याद रखिएगा 1764 में लड़ी गई थी। तो 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने निम्न में से किस भारतीय शासक को हराया था। ऑप्शन ए है टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी है हैदर अली, ऑप्शन सी है मीर कासिम, ऑप्शन डी है सिराज उद दौला। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया, एक गठबंधन बना था जी, तो इसमें क्या होगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा मीर कासिम। ये गठबंधन किसका बना था, शाह आलम द्वितीय का बना था। उसमें मीर कासिम था और सुजाऊ दौला था, तीनों के एक गठबंधन था। फिर भी अंग्रेजों ने क्या कर दिया, हरा दिया, क्योंकि अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक। अब 11 है, बैरोमीटर वायुदाब के लिए है। वायुदाब को मापने के लिए क्या यंत्र है भाई, बैरोमीटर। तो एनीमोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं। ऑप्शन ए है नमी आर्द्रता, ऑप्शन बी है हवाई जहाजों की गति, ऑप्शन सी है तापमान, ऑप्शन डी है हवा की गति। तो एनीमोमीटर से हम लोग मापते हैं क्या, हवा की गति। 12 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी भारतीय गायन ठुमरी का मुख्य विषय या थीम क्या है। ठुमरी का मुख्य थीम क्या है यह बताइएगा। पहला है विद्रोह, ऑप्शन बी है चाहत और प्यार, ऑप्शन सी है प्रेरणा, ऑप्शन डी है रोमांटिक, रोमानी और भक्तिपूर्ण। जरूर कमेंट करते रहिएगा ताकि मुझे ऊर्जा मिलेगा। ऑप्शन इसमें डी है, ऑप्शन डी रोमांटिक, रोमानी और भक्तिपूर्ण। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची से तो बहुत प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है अंग्रेजी, ऑप्शन डी है तमिल। बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें गलती करते हैं कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है सही, अंग्रेजी नहीं सम्मिलित। देखिए जब मूल संविधान लागू हुआ था हमारे देश में ना, तो उसमें 14 भाषाएं थी। कितनी, 14 भाषाएं थी। उसके बाद एक और भाषा जोड़ी गई, सिंधी 15वीं हो गई। उसके बाद 3 और जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। उसके बाद फिर संविधान में संशोधन हुआ, फिर 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली जोड़ी गई। तो इसका सीक्वेंस भी बता देंगे, लंबी वीडियो हो जाएगी, इसी वजह से आप समझ लीजिएगा। 14 प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है। 340 किससे संबंधित है। ऑप्शन
ए है वित्त आयोग, ऑप्शन बी है संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन सी है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी है पिछड़े वर्ग आयोग। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। वित्त आयोग संविधान का अनुच्छेद 280, निर्वाचन आयोग 324, आप जानते हैं ये संघ लोक सेवा आयोग की 312 है ना, 312 और पिछड़ा आयोग 340। तो ये आपको याद करना है। हरे चने का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन है बिग्ना मुंगो, ऑप्शन बी है मैनीहोट यूटिलिस्मा, ऑप्शन डी है मेडिकागो सैटिवा, ऑप्शन डी है बिग्ना रेडिएटा। तो इसमें कौन ऑप्शन हो सकते हैं? तो ऑप्शन आपका डी हो सकता है। हरे चने का वैज्ञानिक नाम बिग्ना रेटिएडा। ऑप्शन क्वेश्चन 16 है रेडियो एक्टिव की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो रेडियो एक्टिव की खोज का श्रेय आपका हेनरी बेकुरल को जाता है, इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन 17 देखिए, साइट का पूर्ण नाम क्या है? साइट का पूर्ण नाम क्या है? ऑप्शन ए है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एजुकेशन, ऑप्शन बी है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन सी है सोर्स इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन डी है सैटेलाइट इंस्टीट्यूशनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। इसमें कौन सा आपका प्रश्न का उत्तर सही हो सकता है? तो इसमें साइट का पूर्ण नेम है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 18, खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी है जलालुद्दीन खिलजी। तो हमें लगता है कि 1290, हाँ सॉरी 12 ठीक है, 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किया था कौन? ऑप्शन डी है जलालुद्दीन खिलजी। 19 नंबर, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है बेरीबेरी, ऑप्शन बी है सूखा रोग, ऑप्शन सी है स्कर्वी, ऑप्शन डी है पेलाग्रा। तो इसमें कौन सा रोग है विटामिन सी की कमी से? ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद साथियों यहाँ देखिए, ये मुझे लग रहा हो, कैसा लग रहा है प्रश्न? मुझे इस तरह से आपको बताना चाहिए, क्लियर नहीं दिख रहा हो, स्पष्ट नहीं दिख रहा हो तो जरूर बताइएगा। मुझे तो लगता है कि अगर आप सीरियस कैंडिडेट होंगे, पढ़ने वाले कैंडिडेट होंगे, तो सारी चीज़ें आपको बेहतर लग रहा होगा। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? कई बार प्रश्न पूछा है कोशिका का पावर हाउस। ऑप्शन ए है केंद्रक, ऑप्शन बी है राइसोसोम, ऑप्शन सी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन इसमें आपका सही हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ से एक और दो प्रश्न बनता है। पहली बात है आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? कोशिका के आत्मघाती शैली किसे कहा जाता है? तो आपने नाम सुना होगा, लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली कहा जाता है और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ये डी सही हो जाएगा। हमने दो प्रश्न बताया एक्स्ट्रा ना, उसको भी आपको नोट कर लेना होगा। भारत के संविधान के अनुसार कृषि आय पर कर राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं, यानी भाई 7वीं अनुसूची इसमें आपका सही हो जाएगा। कैसे सही होगा? यानी 7वीं अनुसूची में आपके 3 प्रकार की अनुसूची की बात की गई है। पहले एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो कृषि से संबंधी अधिकार किसके पास होता है? राज्य के पास होता है। और वह तीनों सूची का वर्णन किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। तो इसमें संघ सूची में आपको पता है ना 97 विषय है, राज्य सूची में 61 है, समवर्ती सूची में 52 विषय है। तो ये है केंद्र और राज्य का संबंध भी है 7वीं अनुसूची में, वही प्रश्न पूछा है। 22 है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन ए है लॉर्ड एम हर्स्ट, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी है चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन डी है रॉबर्ट क्लाइव। इसमें कौन आपका सही हो गया? इन प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसमें आपका ऑप्शन होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। ऑप्शन क्वेश्चन तीसरा है नाइट्रोजन गैस का अणु सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है N, ऑप्शन बी है N2, ऑप्शन सी है N3, ऑप्शन डी है N1। तो इसमें आपका जो सही होगा ऑप्शन बी N2 होगा। चौथा 24 क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर का, निम्न में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? पहला ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए करेंसी नोट जारी करना, ऑप्शन बी है मौद्रिक नीति का संचालन करना, ऑप्शन सी है विदेशी मुद्रा का विनिमय, ऑप्शन डी है शेयर बाजारों का विनियमित करना। तो भाई आरबीआई का काम कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन इसमें आपका डी हो जाएगा। बाकी करेंसी नोट जारी करना, मौद्रिक नीति का संचालन, विदेशी मुद्रा का विनिमय ये है, लेकिन ये आपका क्या है? नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अधिनियम आपका 34 में आया है। केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है,
ठीक। और इसमें आपको ध्यान देना है तो रेपो रेट समझ लीजिएगा, रिवर्स रेपो रेट और बैंक दर क्या होता है ये कम से कम आपको समझ लेना है, ठीक है। अगर कहीं मिलेगा तो इस पर जरूर फोकस करिएगा कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक दर क्या होता है, ये चीज़ें समझ लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, आपका 24 हो गया ना, 25 प्रश्न में आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसमें पूछा है स्वतंत्रता की गारंटी कौन देता है, तो आपका अनुच्छेद, मतलब यहाँ थोड़ा सा प्रश्न कट गया है तो उससे नहीं घबराना है। इन अनुच्छेद के बारे में आप लोग समझ लीजिए। पहली 14 क्या है भाई, कानून के सामने सब लोग बराबर की बात करता है, विधि के समक्ष समानता की बात करता है। अनुच्छेद 21 जीवन की स्वतंत्रता की बात करता है। उसके बाद विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है और धार्मिक ये स्वतंत्रता की बात करता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमा दान की शक्ति से संबंधित है? क्षमा दान की शक्ति, अनुच्छेद 75, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 73, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 74, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 72। तो यानी राष्ट्रपति के क्षमा दान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा डी, यानी ऑप्शन डी अनुच्छेद 72 में आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है मणिपुर। यानी केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? ऑप्शन डी मणिपुर। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये आपको नहीं भूलना है और उपराष्ट्रपति भी नहीं भूलना है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ये नहीं भूलना है आपको, ठीक। 29 नंबर, हरित क्रांति जिससे कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन के लिए उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि हुई, मुख्य रूप से क्या शामिल थी भाई? हरित क्रांति के लिए मुख्य रूप से क्या शामिल था भाई? उन्नत किस्म की बीज आना शुरू हो गया और रासायनिक खादों का क्या होने लगा? प्रयोग होने लगा। इस वजह से उत्पादन क्षमता क्या हो गया? और अधिक से अधिक बढ़ गया। तो हमने इसको डायरेक्ट आपका क्वेश्चन का उत्तर बता दिया, आपको पूरी तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, बहुत अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है। भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी भाई? जनगणना किस शासक के समय शुरुआत की गई थी? ऑप्शन ए है सर जॉन नेपियर, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन डी है लॉर्ड मेयो। तो इसमें आपका प्रथम जनगणना की शुरुआत कौन से आपके शासक थे उस समय? तो लॉर्ड मेयो थे। और लेकिन यही प्रश्न पूछा जाता है कि नियमित जनगणना किसके शासन में काल में शुरू हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के समय में नियमित हुई थी। 31 नंबर, किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की क्या हुई? शुरुआत हुई। ऑप्शन ए है वाडिवास का युद्ध, ऑप्शन बी है पानीपत का युद्ध, ऑप्शन सी है प्लासी का युद्ध, ऑप्शन डी है बक्सर का युद्ध। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई, ब्रिटिश लोग भारत में धीरे धीरे अपना आधिपत्य शुरू कर लिए। किस युद्ध के बाद? तो प्लासी का युद्ध 1757। कितना? 1757। पानीपत का 3 लड़ाई 1526, 1556 और 1761। ये पानीपत का प्रथम द्वितीय है। बक्सर का कितना था? 1764 था और वाडिवास का 1760 था, 1760 प्लासी का हल्दी 1757, ठीक है। कहीं अगर कोई मिस्टेक हो गया तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। दिमाग कोई अगर कन्फ्यूजन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन, ऑप्शन ए है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है सुंदरवन। मैंग्रोव वन का उदाहरण क्या है? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, सुंदरवन का डेल्टा। 33 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विश्व के सबसे प्राचीन और विकसित सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। देखिए प्रश्न का उत्तर भी आ गया। ऑप्शन ए है वैदिक सभ्यता, ऑप्शन बी है द्रविड़ सभ्यता, ऑप्शन सी है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी है आर्य सभ्यता। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 नंबर, लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। यानी लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है, ऑप्शन ए। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की एक विशेषता है? मनरेगा का नाम इस समय चेंज हो चुका है, समझ लीजिएगा। और मनरेगा का नाम क्या है? प्रश्न बनेगा आपका जी राम जी। क्या नाम है? जी राम जी। पहले 100 दिनों का काम मिलता था ना, अब कामों की संख्या कितनी हो गई है? 125 दिन। और केंद्र सरकार 60 रुपया वहन करेगी और राज्य सरकार क्या है? 40 रुपया वहन करेगी। वही मतलब 60-40 का रेशियो है, समझ लीजिए। 100 रुपये पे हमने बता दिया, ठीक।
तो क्या है भाई, विशेषता है, तो प्रति वर्ष 100 दिनों के लिए वेतन युक्त गारंटी मिलेगा, तो ये आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा, बाकी का कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन ए सही होगा। 36, एलोरा निम्नलिखित में किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? एलोरा गुफा किस राज्य में है? पहला है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसमें आपका जो सही होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। 37 नंबर, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ भाई? 1942 में। उस समय वायसराय पूछ रहा है कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन डी है लॉर्ड लिनलिथगो। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय थे ऑप्शन डी आपका लॉर्ड लिनलिथगो। 38 नंबर, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ऑप्शन बी है छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई, ऑप्शन सी है सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद, ऑप्शन डी है भारतीय संग्रहालय कोलकाता। तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय आपका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी भारतीय संग्रहालय कोलकाता। ठीक। 39 नंबर क्वेश्चन है, विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? बताइए, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक के बारे में सुने होंगे ना, तो किससे संबंधित है? जोरोस्टर के विचार से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है महावीर के उपदेश, ऑप्शन सी है बौद्ध संघ के नियम, ऑप्शन डी है संस्कृत का व्याकरण। इसमें कौन सा सही होगा जरूर आप कमेंट करके बताते चलिए। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, यानी बौद्ध संघ के नियम के बारे में इसमें जिक्र है। और 40 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न जो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे 40 नंबर आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन, यानी नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं और नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 2, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 3, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 4 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 1। तो भारतीय राज्यों को सीमा में परिवर्तन, उत्तर प्रदेश का नाम अगर उत्तम प्रदेश रखा जाए तो किस संविधान में संशोधन होगा? या उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांटना हो, या उत्तर प्रदेश और बिहार को एक साथ मिलाना हो, मर्ज करना है, तो ये संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया जा सकता है? तो इसमें क्या है, अनुच्छेद आपका 3, यानी ऑप्शन बी सही होगा। 41 नंबर, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? भाई राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है सीमा सुरक्षा की निगरानी करना, ऑप्शन बी है वित्तीय बाजार को विनियमित करना, ऑप्शन सी आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना, ऑप्शन डी है राहत कार्यों का प्रबंधन करना। इसमें कौन सा आपका सही हो सकता है जरूर बताएंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, आतंकवाद विरोधी अपहरण विरोधी अभियान को चलाना। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, अम्लीय वर्षा, आप लोग ताजमहल गए होंगे तो ताजमहल का रंग धीरे धीरे क्या हो रहा है, बदरंग हो रहा है, पीला पड़ रहा है, अम्लीय वर्षा की वजह से हो रहा है। तो इसमें कौन सा प्रमुख पदार्थ जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1877, ऑप्शन बी है 1875, ऑप्शन सी है 1901, ऑप्शन डी है 1920। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 44 नंबर प्रश्न है, भारत की पहला महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो ऑप्शन ए है मायावती, मायावती तो प्रधानमंत्री नहीं है, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है सोनिया गांधी, ऑप्शन डी है सरोजनी नायडू। तो इसमें प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगी? इंदिरा गांधी आपकी प्रधानमंत्री हो जाएंगे। 45 नंबर, भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार किस पहल के साथ आगे बढ़ाया था? ऑप्शन है बैंकिंग क्षेत्र का संकट, ऑप्शन बी है विमुद्रीकरण, ऑप्शन सी है स्वच्छ भारत, ऑप्शन डी है डिजिटल इंडिया। इसमें कौन सा आपका सही हो सकता है? तो इसमें आपका होगा डिजिटल इंडिया के तहत कैशलेस भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया है। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयुर्वेद पर आधारित ग्रंथ है? आयुर्वेद पर आधारित ग्रंथ है। ऑप्शन ए है महाभारत, ऑप्शन सी है अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी है मनुस्मृति, ऑप्शन आपका बी है चरक संहिता। इसमें आयुर्वेद से संबंधित आपका ऑप्शन बी हो जाएगा चरक संहिता। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? पंचायतों की स्थापना, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पंचायतों का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में है। लेकिन अब यहाँ देखिए ग्राम पंचायतों का हमने बताया अनुच्छेद 40 में। यहाँ क्या पूछ रहे हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 243 ख, अनुच्छेद
245। इसमें आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 क में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है। क्वेश्चन 48 है, मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित भागों में किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए है लिटिल निकोबार, ऑप्शन बी है कार निकोबार, ऑप्शन सी है उत्तरी अंडमान, ऑप्शन डी है लिटिल अंडमान। तो भाई मैंग्रोव वितरण, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी अंडमान में पाया जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी, लेकिन किसने किया था? यहाँ से प्रश्न। कृष्णदेवराय ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी नरसिंह सलुआ, ऑप्शन सी है हरिहर और बुक्का, ऑप्शन डी है देवराय प्रथम। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें आप हरिहर एंड बुक्का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, मेगा शहर वे शहर होते हैं, मेगा शहर वे शहर होते हैं जिनकी जनसंख्या भाई इतना से अधिक होना चाहिए। कितना से अधिक होना चाहिए? ऑप्शन ए है 20 मिलियन, ऑप्शन बी है 15 मिलियन, ऑप्शन सी है 10 मिलियन, ऑप्शन डी है 5 मिलियन। तो मेगा शहर वे शहर होते हैं जिनकी जनसंख्या 10 मिलियन से क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। तो साथियों ये हमारा 50 क्वेश्चन था, घटना चक्र के प्रश्न है। कैसा लगा? क्या छोटा दिख रहा है कि साफ क्लियर दिख रहा है? क्योंकि हम लोगों ने अभी नया चैनल है, हम भी तो नए ही हैं, लेकिन पूरा तरीके से प्रयास है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे, अच्छे से अच्छे कंटेंट दे। इस वजह से कुछ खास एग्जामों का हमारे पास अनुभव भी रहा, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के बीच इन सारे प्रश्नों को लेकर